नमस्कार दोस्तों, मैं यानी दीपिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने बचपन की यादों से कुछ दिलचस्प किस्से लेकर, कुछ गुदगुदाते से हिस्से लेकर। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना स्कूल के बारे में बात करें। अब आप कहेंगे कि स्कूल के बारे में तो आप बहुत बात कर चुकी हैं। देखिए, स्कूल जो था ना हमारा, वो एक ऐसी जगह था कि जहाँ जहाँ से जुड़ी हुई यादें बहुत बहुत ज़्यादा भी हैं और बहुत सुंदर भी हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पहाड़ के बच्चों के लिए, और जिस जिस इंटीरियर्स में मेरा गांव था, मतलब है, वहाँ हमारे लिए स्कूल ही एक ऐसी जगह थी जहाँ जाकर हमें कुछ नया देखने को, नया सीखने को मिलता था। वही हमारा पिकनिक स्पॉट था और वही हमारा अम्यूज़मेंट पार्क, वही हमारा ज़ू भी था। तो फिर स्कूल की बात तो जितनी होगी उतनी कम होगी। और स्कूल का ख़्याल बस ऐसे ही आज आ गया किसी बात पर, तो मैंने सोचा आज क्यों ना इन्हीं कुछ किस्सों को मैं आपके साथ बाँटती हूँ। तो मेरी जो स्कूली शिक्षा पहले प्राइमरी से 5th तक और 5th से 12th तक गढ़वाल के जिस स्कूल में हुई, वो 2 विसंगतियों का, यानी 2 कॉन्ट्रडिक्शंस का एक मेल था। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब एक तरफ वो पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा था। खासकर साइंस के लिए हमारे स्कूल में दूर-दूर से लड़के पढ़ने आते थे। लड़कियां तो खैर नहीं आती थी, बट लड़के जो थे वो दूर-दूर के गाँव से हमारे स्कूल में पढ़ने आते थे, क्योंकि हमारे स्कूल में 10th के बाद 11th-12th की जो साइंस थी, उसके टीचर्स बहुत अच्छे थे। और दूसरा इसी में एक उलट आप देखिए कि हमारा स्कूल, जहाँ एक तरफ तो पढ़ाई के लिए फ़ेमस था, और सिर्फ साइंस ही नहीं, आर्ट्स की भी अच्छी पढ़ाई होती थी। मैक्सिमम टीचर्स बहुत अच्छे थे। अपवाद हर जगह होते हैं, कुछ ख़राब टीचर्स भी थे, लेकिन अच्छे टीचर्स ज़्यादा थे। तो साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत अजीब बात ये कि हमारा स्कूल न सिर्फ हमारे इलाके में, बल्कि इसकी जो प्रसिद्धि थी, या बदनामी ही कह लीजिए, जो भी है, वो दूर दराज कोटद्वार और बिजनौर रामपुर तक थी कि यहाँ नकल बहुत होती थी। बिल्कुल, हमारे स्कूल में बहुत नकल होती थी। हमारे स्कूल के बारे में फ़ेमस था कि जो कहीं पास नहीं हो रहा, उसे किलबॉक हॉल में एडमिशन ले लेना चाहिए, वो पास हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारे स्कूल को कल्याण केंद्र किलबॉक हॉल भी कहते थे। और इतनी हैरानी की बात है कि यहाँ जो बिल्कुल नालायक बच्चे होते थे ना, जो कहीं पास नहीं हो पाते थे, वो हमारे स्कूल से कुछ 10-12 किलोमीटर दूर खिमा खेत एक जगह है, तो 10th के बोर्ड के पेपर वो वहाँ एडमिशन लेते थे। क्लासेस में नहीं आते थे, एक तरह से प्राइवेट एडमिशन लेते थे, क्योंकि खिमा खेत का जो एग्ज़ाम सेंटर था, वो किलबोखाल पड़ता था। तो इस बात की गारंटी होती थी खिमा खेत में एडमिशन लेना कि इस बार तो नैया तर ही जाएगी। अब जब बात नकल की चल रही है, तो अभी मुझे ना एक बहुत दिलचस्प सा किस्सा याद आ गया। बात तब की है जब मैं 12th में पढ़ती थी, 2002 की ये बात है, और 10th का तो हमारा सेंटर खिमा खेत पड़ा था। लेकिन 12th में क्या हुआ था कि लड़कों का सेंटर दूसरे स्कूल में पड़ा था, रिखणी खाल में, और लड़कियों का, जो 12th की जो लड़कियां थी, साइंस आर्ट्स दोनों ग्रुप्स की, ज़्यादा नहीं होती थी, करीब 20 के करीब लड़कियां रही होंगी सब मिला करके। साइंस में बस हम 3 लड़कियां थी, और आर्ट्स में बाकी 15-16। तो उनका सेंटर हमारे ही स्कूल में पड़ा था। तो क्या हुआ कि इंग्लिश का पेपर था, सब साथ में बैठी थी सारी लड़कियां। तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी सहेली है, वो हर एग्ज़ाम में मेरे से हेल्प लेती थी कि तू, अक्सर क्या होता था, उसका मेरा रोल नंबर आगे पीछे था, तो वो मेरे पीछे बैठती थी, तो वो कहती थी अपनी कॉपी थोड़ा तिरछी कर दे, जिस तरह से बच्चे कहते हैं। लेकिन उस बार उसका जो भी सीटिंग अरेंजमेंट हुआ होगा, तो उसका जो सीट थी वो मेरे से 2-3 सीट आगे पड़ी। अब मैं देखती हूँ, अच्छा क्या हुआ कि आंसर शीट्स बँट गई थी। पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले आंसर शीट बँट जाती थी। आप उसमें अपना रोल नंबर लिखिए, जो भी लिखिए, जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर लीजिए, उसके बाद पेपर आता था। अब मैं देख रही हूँ कि मेरी वो सहेली फटाफट लिखे जा रही है, आंसर शीट में लिखे जा रही है। क्वेश्चन पेपर अभी नहीं आया है, हाँ? लिखे जा रही है, 1 मिनट, 2 मिनट। मैंने सोचा ये रोल नंबर तो नहीं लिख रही है भई, इसने तो पन्ने भी पलटने शुरू कर दिए हैं लिखते-लिखते, ये लिख क्या रही है? तो मैंने ना उसे इशारे से बोला, तू लिख क्या रही है? तो उसने मुझे इशारा किया कि चुप हो जा अभी। खैर, जब उसने लिखना बंद किया, तो मैंने कहा तू लिख क्या रही थी कहानी, अभी तो पेपर भी नहीं आया। कहती यार, उसके ना कज़न भैया हमारे स्कूल में पियून थे। तो कहती, वो फलाने भैया ने ना मुझे
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ना पर्ची दे दी थी, तो मैं वो लिख रही हूँ। तो ये हाल था नकल का कि पेपर भी नहीं बटा और बच्चे जो हैं आंसर लिख रहे हैं। है। अब कोई कहेगा कि भई आप अपने स्कूल को तो बदनाम कर रही हैं, तो भई अच्छी एजुकेशन वही होती है जो आपको सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दे और वो दृष्टि दे, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई का। तो अच्छाइयाँ थी तो बुराइयाँ भी थी और इस बुराई के शिकार सभी बच्चे हुए। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इसने न जाने हम जैसे कितने बच्चों का भविष्य ख़राब किया, क्योंकि पता था टीचर्स पढ़ाएँगे नहीं कि ठीक है नकल करा के पास कर देंगे, इसीलिए नकल होने देते थे, रिज़ल्ट ख़राब ना हो और बच्चे पढ़ते नहीं थे कि नकल तो होनी है, पास हो जाएँगे। ख़ैर, तो ये तो बात हुई कि जो मेरा स्कूल था वो 2 कॉन्ट्रडिक्शंस ही आ गए, एक तरफ पढ़ाई में बहुत अच्छा, एक तरफ नकल में नंबर 1। अब स्कूल की बात चली है तो टीचर्स भी याद आएँगे, तो आज मुझे ना अपने शास्त्री जी बहुत याद आ रहे हैं। शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते थे और शास्त्री जी का जो एक जो दिखते थे ना, जो पर्सनैलिटी थी दिखने में, तो कुछ-कुछ कैलाश खेर जैसे लगते थे। छोटा कद, गोल-मटोल शरीर और बुलंद आवाज़ के मालिक। शास्त्री जी पुराने ज़माने की टीचिंग मेथोडोलॉजी जो होती है, पढ़ाने के तरीके, उसमें बिलीव करते थे। यानी बच्चों को विद्या जो है रटाओ और जो ना रटे उसे कूटो, है ना? तो इस यकीन को पुख्ता करने के लिए वो बच्चों की बेतहाशा कुटाई भी करते थे। हमारे ज़माने में क्या था कि संस्कृत और इंग्लिश हमें 6th क्लास से पढ़ाई जाती थी। प्राइमरी स्कूल से ही जो हमारे बड़े भाई-बहन जो मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, वो शास्त्री जी की ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुनाते थे, शास्त्री जी की मार की, कुटाई की ऐसी बातें बताते थे कि एक खौफ-सा ना उनका मन में पहले से ही बैठ जाता था। संस्कृत में जो रूप होते हैं, उन्हें याद करने में अच्छे-अच्छों को नानी याद आ जाती थी। शास्त्री जी की अच्छी बात ये थी, अच्छाई ये थी कि वो संस्कृत बड़े मन से पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से। एक तो वो श्लोक को जिस तरह से पढ़ते थे तो एक अलग ही ना, एक अलग ही वातावरण बन जाता था। बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्पष्ट उच्चारण उनका, बिल्कुल गा करके, और आवाज़ तो बुलंद और सुंदर थी ही उनकी। दूसरा, वो श्लोकों का मतलब भी बड़े ही अच्छे से पढ़ाते थे, समझाते थे। अब क्या होता था कि सर्दियों में हमारी क्लासेस लगती थी धूप में। तो शास्त्री जी जब पढ़ा रहे होते ना, तो आसपास जो क्लासेस लग रही होती, जो बैठे होते बच्चे, वो भी बस ध्यान उनका इधर ही आ जाता। और मैं थैंकफुल हूँ शास्त्री जी के लिए कि उनके इस पढ़ाने के तरीके से ही मेरी संस्कृत में बहुत अच्छी रुचि रही और इस वजह से मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई। मेरा पढ़ना, पढ़ने की स्पीड, उच्चारण, ये सब उनकी ही देन है ना? अब जो शास्त्री जी थे ना, वो जितने अच्छे टीचर थे, वो तो थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ और थी कि उनके विचार बहुत पुराने थे और कुछ-कुछ महिला विरोधी भी थे। महिला विरोधी जैसा शब्द तो मुझे अब समझ में आया है, इतने सालों के अनुभव और किताबें पढ़ने के बाद, दुनिया देखने के बाद। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं लगता था, उस टाइम पे लगता था कि बस ऐसे ही हैं। लड़कियाँ हमेशा उनके कड़वे शब्दों का निशाना बनती थी। इस तरह की बातें करते थे गुरुजी की शादी के बाद अगर कोई सूट में दिखी तो जिंदा जला दूंगा, क्योंकि वहाँ शादी के बाद सूट पहनना मतलब आप मॉडर्न हो गई हैं, साड़ी पहनिए, धोती पहनिए। खैर, तो उनके जो जूठे बर्तन और गंदे कपड़े होते थे ना, वो बड़ी लड़कियां जो 11th-12th में थी उनसे धुलवाते थे, बारी लगवाते थे। शास्त्री जी को शायद कभी पता नहीं चला होगा रिटायर होते होते तक कि उनके जो बर्तन थे ना, तो लड़कियां वो, क्योंकि जहाँ उनका रूम था, स्कूल के पीछे उनका कमरा हुआ करता था, उसके ठीक नीचे ढलान में जाकर पानी का एक स्रोत था, वहाँ जाकर के हम लोग उनके कपड़े और बर्तन धोते थे। तो लड़कियां क्या करती थी कि जहाँ से ढलान शुरू होती थी उनके बर्तनों को वहाँ से लुढ़का देती और बर्तन नीचे जा कर के, क्योंकि जहाँ पानी था वहाँ फ्लैट था, वहाँ पे जा कर के झाड़ियों में फंस जाते थे। इस तरह से सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बर्तन लुढ़कते रहे। उनके यहाँ रोज़ उड़द की दाल पकती थी, है ना? और हम लोग उनके उस उड़द का दाल का बहुत मज़ाक उड़ाते थे और उनके कपड़ों को हम ऐसे ही कूटते थे, कपड़े धोने वाली थापी से, जैसे वो बच्चों को क्लास में कूटते थे। एक दिन क्या हुआ कि शास्त्री जी ने कुछ ऐसा कहा कि जो मेरे मन को थोड़ा, जो चीज़ खराब लग गई। हुआ क्या कि एक तो हमारा स्कूल सरकारी स्कूल, दूसरा पहाड़ों में, सुदूर पहाड़ों में, जहाँ आने जाने के साधन नहीं, वहाँ स्कूल में क्या सुविधाएं होंगी। तो क्या था कि प्राइमरी तक तो भाई हम लोग नीचे चटाई में बैठे, लेकिन 6 क्लास से स्टूल की व्यवस्था थी, बच्चों के लिए स्टूल होते थे और मेज़ें होती थी, टेबल होती थी।
वो टेबल और वो स्टूल जो है वो 10 साल में 15 साल में कभी एक बार अलॉट होते थे, और वो भी बच्चे आप 13 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर सिर में लेकर के आते थे अपने लिए, है ना। और उसमें भी क्योंकि वो टूट फूट जाते थे, कम पड़ जाते थे, कहीं किसी बार एडमिशन ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, तो स्टूलों के लिए ऐसी मार मची रहती थी कि एक बच्चा, एक जो हमारी मंडली थी उसमें से एक कभी भी प्रेयर में नहीं जाता था, वो उन स्टूलों की निगरानी के लिए क्लास में ही रह जाता था, क्योंकि गए आप और आपके स्टूल गायब हो गए, है ना। तो बहुत राशनिंग थी स्टूल्स की, और लड़के जो है वो ज़्यादा दादागिरी दिखाते थे। तो एक बार ऐसी स्टूल को लेके लड़ाई हो गई, और एक लड़का था मेरी क्लास में, मोटा हट्टा कट्टा, उसकी मेरी लड़ाई हुई, और लड़ाई इतनी हुई कि मार पीट तक बात पहुंच गई। उसने मुझे घूंसे मारे, तो मैं सच बता रही हूँ, कोई झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी चप्पल से उसको मारा। ये शायद हमारे 10th या 11th क्लास की बात है। अब ये जब मार कुटाई हो गई, बीच बचाव हो गया, रोना धोना भी मेरा हो गया, उसने तो खैर क्यों रोना था, हालांकि मार शायद उसे ज़्यादा पड़ी थी। तो पीरियड जो अगला था वो शास्त्री जी का था। थोड़ी देर बाद जब वो पहुंचे तो मामला संगीन था, और माहौल देखकर ही समझ में आ रहा था कि यहाँ कुछ हुआ है। जब उन्होंने पूछा तो मैंने उस लड़के की शिकायत कर दी। जवाब में शास्त्री जी ने कहा कि इस बेचारी का स्टूल वापस कर दो, और मुझे देखते हुए बोले कि नारी जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में प्यार और आंखों में पानी। बेटा, कल से एक रस्सी लाना और 2 स्टूल आपस में बांध लेना, लड़कों से तुम लड़ाई तो जीत नहीं पाओगी। ये बात ना मुझे कुछ इंसल्टिंग लगी, पूरी क्लास के सामने उनका इस तरह से कहना चुभ सा गया। अगले दिन क्या हुआ कि जब प्रेयर होने वाली थी, तो मैं और मेरी सहेली प्रेयर में नहीं गए, और हम क्लास में ही रुक गए, और हम चुपचाप गए शास्त्री जी के कमरे में। तो कमरे के बाहर जो बरामदा टाइप का था, वहाँ उन्होंने रस्सी टांग करके अपने कपड़े सुखाने का अरेंजमेंट कर रखा था। तो मैंने चुपचाप उनके जो पजामे सूख रखे थे उनमें से नाड़े निकाले, 2 नाड़े निकाले, और अपना और अपनी सहेली का स्टूल कस के बांध दिया और बैठ गई। जो उनका जो पीरियड था उसका इंतज़ार करने लगी। शास्त्री जी आए, ऐसे अपना ऐनक जैसे वो हमेशा उनका स्टाइल था, थोड़ा सा नीचे करके यूं घूर करके देखा, जायज़ा लेना चाह रहे होंगे कि मेरा मूड कैसा है। मुझसे बहुत स्नेह रखते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है, बहुत स्नेह करते थे। तो कहते, आज तो कोई लड़ाई नहीं हुई ना। मैंने भी बहुत कॉन्फिडेंस में जवाब दिया, नहीं गुरुजी, आज मैंने 2 स्टूल को बड़े ही मजबूत सूत्र में बांध दिया है। जैसे ही मैंने ये कहा, शास्त्री जी ने घूर के स्टूल्स की तरफ देखा, और मुझे नहीं पता उन्होंने वो नाड़े कभी पहचान लिए या बाद में पहचाने होंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भी इस तरह के बच्चों के झगड़ों में पड़ने की जहमत नहीं उठाई। तो ये थी आज की याद, और ऐसे ही किस्सों के लिए बने रहिए इस चैनल पर। इस चैनल को प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेटा देख रही थी तो उसमें अगर 100% की बात की जाए तो सिर्फ 40% वो लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियो को देख रहे हैं, और 60% वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो यार सब्सक्राइब कर दो, एक बटन ही तो दबाना, आपका कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो अगली बार मिलेंगे तो सब्सक्राइब करके आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।